हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने एक ऐसे शहीद की कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसने ना सिर्फ जीते जी बल्कि शहीद होने के बाद भी अपनी ड्यूटी को नहीं छोड़ा और आज भी वो ड्यूटी दे रहे हैं और उनकी पदोन्नति होती जा रही है। वो महान आदमी आज मैं आपके उनके बारे में रूबरू करवाऊंगा। एक शहीद सैनिक जिसके कपड़े आज भी प्रेस होते हैं और मिल रहा है उनको प्रमोशन। ये बात है 1962 के भारत चीन युद्ध में 72 घंटे तक, हाँ आपने सही सुना, 72 घंटे तक अकेले बॉर्डर पर लड़कर शहीद होने वाले भारतीय सैनिक जसवंत सिंह रावत आज भी अमर हैं। 24 घंटे उनकी सेवा में सेना के 5 जवान लगे रहते हैं। यही नहीं, रोजाना उनके जूते भी पॉलिश किए जाते हैं और कपड़े को भी प्रेस होते हैं। चीन से देश को बचाने वाले सैनिक की हैरतअंगेज कहानी आपको ज़रूर पूरी सुननी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि लाइफ में आप जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर बंदे की लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं और इनसे हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है अपनी लाइफ के लिए। आइए अब हम उनके परिचय देते हैं आपको। वो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के बदायूं में 19 अगस्त 1939 को जसवंत सिंह रावत का जन्म हुआ था। उनके अंदर देश प्रेम इस कदर था कि वो 17 साल की उम्र में ही सेना भर्ती होने चले गए। 17 साल का लड़का सेना में भर्ती होने के लिए चल दिया, लेकिन कम उम्र के कारण, क्योंकि सेना में भी उम्र का एक वो है, बार है जिसको क्रॉस करनी पड़ती है, तो 17 साल की उम्र में आप भर्ती नहीं हो सकते। लेकिन जैसे ही उनकी उम्र हुई तो 19 अगस्त 1960 को उनको सेना में राइफलमैन के पद पर शामिल कर लिया गया। 14 सितंबर 1961 को जसवंत की ट्रेनिंग पूरी हुई। उसके बाद 17 नवंबर 1962 को 61 में उन्होंने ट्रेनिंग की है और 62 में देख लो, एक छोटा सा बच्चा 1962 को चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने के उद्देश्य से हमला कर दिया। इसमें 3 सैनिक वापस नहीं लौटे। इस दौरान सेना की एक बटालियन की एक कंपनी नूरानांग ब्रिज की सेफ्टी के लिए तैनात की गई, जिसमें जसवंत सिंह रावत भी शामिल थे। चीन की सेना हावी होती जा रही थी, इसलिए भारतीय सेना ने गढ़वाल यूनिट की 4थी बटालियन को वापस बुला लिया, मगर इसमें शामिल जसवंत सिंह नायक, त्रिलोकी सिंह नेगी और गोपाल गुसाई नहीं लौटे। ये तीनों सैनिक एक बंकर में गोलीबारी कर रही चीनी मशीन गन को छुड़ाना चाहते थे, क्योंकि चीनी मशीन गन लगातार एक तरफ से गोलीबारी बरसा रही थी, जिससे भारतीयों को बहुत नुकसान हो रहा था। तीनों जवानों ने चट्टानों और झाड़ियों में छिपकर गोलीबारी से बचते हुए, अपने आप को बचाते हुए चीनी सेना के बंकर के करीब जा पहुंचे और महज 15 यार्ड की दूरी से हैंड ग्रेनेड को फेंका और दुश्मन के चिथड़े चिथड़े हो गए। सैनिकों को मारकर उनसे नाकियों ने मारने के बाद उनकी मशीन गन को भी छीन के ले आए। इससे पूरी लड़ाई की दिशा ही बदल गई। चीन का अरुणाचल प्रदेश को जीतने का सपना पूरा नहीं हो सके, क्योंकि चीन यही सपना लेके आया था कि हम इसको जीतेंगे। अरुणाचल, आज भी चीन यही बोलता है कि अरुणाचल हमारा पार्ट है, और वो तो तेजपुर तक, जो भी बंदा आसाम गया उसको पता है। आसाम अरुणाचल, अरुणाचल क्या आसाम तक भी वो लोग बोलते हैं कि ये यहाँ तक हमारा वो है। हालांकि इस गोलीबारी में त्रिलोकी और गोपाल मारे गए। वहीं जसवंत को दुश्मन सेना ने घेर लिया और उनका सिर काट कर ले गए। जसवंत सिंह रावत वो जांबाज जो अकेले 72 घंटे तक 300 चीनी सैनिकों से जूझा और अरुणाचल को बचाया। 300 सैनिकों को अकेले सामना किया और वीरता की एक अनूठी कहानी लिख डाली। सुबह के करीब 5 बजे, सुबह 5 बजे चीनी सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जे के इरादे से सेला टॉप के नज़दीक धावा बोल दिया। मौके पर तैनात गढ़वाल राइफल्स की डेल्टा कंपनी ने उनका सामना किया। जसवंत सिंह रावत इसी का हिस्सा थे। मौके की नजाकत को समझते हुए, देखते हुए जसवंत तुरंत हरकत में आ गए और उन्होंने अपने साथियों को हरकत शुरू कर दी। इस तरह 17 नवंबर 1962 को शुरू हुई यह लड़ाई अगले 72 घंटे तक लगातार जारी रही और इसी बीच जसवंत अकेले ही चीनी सैनिकों पर भारी पड़े। उन्होंने अपने विशेष योजना के तहत अकेले ही करीब 300 से अधिक चीनी सैनिकों को मार गिराया। वह चीनी सैनिकों को अरुणाचल की सीमा पर रोकने में कामयाब भी हुए, लेकिन उन्हें पीछे नहीं धकेल सके। एक अकेला बंदा पूरी एक टुकड़ी को रोके रखा और 300 सैनिकों को उन्होंने मार गिराया। कहते हैं कि लड़ाई के बीच में उन्हें पीछे हटने के आदेश दिए गए थे, लेकिन जसवंत ने इतना निडर बंदा था कि उसने पीछे हटने से मना कर दिया और उसने आदेश ना मानकर अपनी टुकड़ी के साथ वापस नहीं आए। चक्कर क्या था कि उनके पास जो टुकड़ी थी उसके पास गोली बारूद और जो रसद थी वो खत्म हो चुकी थी। ऐसे में दुश्मन के सामने खड़े होने का मतलब था कि मौत को गले लगाना। पर जसवंत तो जसवंत थे, उन्होंने इस आदेश को नहीं माना।
अपनी आखिरी सांस तक दुश्मन का सामना करते रहे। ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने दुश्मन की ताकत का अंदाजा नहीं था, पर वे जानते थे कि जंग भी बड़ी क्यों ना हो, जीतना नामुमकिन नहीं होता, क्योंकि वो निडर थे, और जो निडर होते हैं वही इतिहास लिखते हैं। जसवंत की शौर्य गाथा में सेला और नूरा नाम की दो बहनों का जिक्र भी आता है। हाँ दोस्तों, इन दो बहनों का नाम जरूर आता है। कहते हैं कि जब चीनी सैनिकों से लड़ते हुए जब उनके सारे साथी शहीद हो गए, तो उन्होंने तय किया कि वह लड़ाई का तरीका बदलेंगे। इसलिए उन्होंने नई रणनीति बनाई। उन्होंने दुश्मन को इस बात का भ्रम होने दिया कि भारतीय सैनिक खत्म हो चुके हैं। साथ ही बड़ी चतुराई से बचे हुए सारे हथियार और गोला बारूद को बंकरों में इकट्ठे किए, और इनको सेला और नूरा नाम की बहनों ने उनकी मदद की थी। उन्होंने उनकी दोनों बहनों ने मदद की थी। उन्होंने जसवंत के पास खाने पीने का भी ख्याल रखा। जल्द ही जसवंत की तरफ से खामोशी देखकर चीनी सैनिकों को भरोसा हो गया कि भारतीय सैनिक खत्म हो चुके हैं। मसलन वो निडर होकर आगे बढ़ने लगे। जसवंत ने इसी मौके का इंतजार था। लाइफ में हर किसी को मौका मिलता है अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ने का। तो उन्होंने अचानक उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। वह अपनी जगह बदल बदल कर उन पर हमला करते रहे, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी दूसरी तरफ जाके चारों तरफ से वो हमला करते रहे। ऐसे लगा कि मानो एक आदमी नहीं लड़ रहा हो, बल्कि एक बटालियन लड़ रही हो। मतलब एक बंदे ने बटालियन जैसा काम किया। यही भारतीय सेना की ताकत है। भारतीय सेना में जो भी जवान है बहुत निडर हैं, बहुत निडर। काफी समय तक जसवंत यूं ही लड़ते रहे और चीनी सैनिकों पर भारी पड़े। हालांकि वह चीनी सैनिकों द्वारा टारगेट कर लिए गए। जब जसवंत को लगा कि वह पकड़े जाएंगे तो उन्होंने मौत को गले लगाया। लेकिन उससे पहले उन्होंने अकेले, दावा किया जाता है कि 300 सैनिकों को मार गिराया था। उसके बाद 20 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। चीन उनका सर ले गए थे। उन्होंने ये देखना चाहा कि कैसे इस बंदे ने इतनी देर तक हमें रोक के रखा, और फिर उसके बाद उन्होंने एक चांदी की मूर्ति बना के भारत को भेंट की थी। इसके बाद आज भी जसवंत सिंह की आत्मा देती है ड्यूटी। बड़ी दिलचस्प है यह बात, क्योंकि उनको शहीद हुए कई साल हो चुके हैं, कई सालों हो चुके हैं। लेकिन अरुणाचल के लोग आज भी मानते हैं कि अभी भी वे जिंदा हैं और सीमा पर तैनात हैं। उनकी मान्यता किसी मजबूत, इसको इसी से समझा जा सकता है कि लोगों को उनकी याद में जसवंतगढ़ का निर्माण किया। आज वहाँ पर एक गढ़ है जिसको कहते हैं जसवंतगढ़। अगर आप जसवंतगढ़ गए होंगे तो आप जानते होंगे कि जसवंतगढ़ में एक ऐसा मकान मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि जसवंत इसमें रहते हैं। इस मकान में एक बिस्तर रखा हुआ है जिसे पोस्ट पर तैनात सेना के जवान रोज सजाते हैं। ऐसा नहीं है कि आज सजाते, डेली सजाते हैं। वहाँ रहने वाले जवानों और स्थानीय लोगों का मानना है कि जसवंत सिंह रावत की आत्मा आज भी भारत की पूर्वी सीमा की रक्षा कर रही है। उनके नाम से नूरानांग में जसवंतगढ़ नाम का एक बड़ा स्मारक बनाया गया है। यहाँ शहीद के हर सामान को संभाल कर रखा जाता है। हर शहीद के सामान को संभाल कर रखा जाता है। देश की खातिर शहीद हो चुके जसवंत के जूतों पर यहाँ से रोजाना पॉलिश की जाती है और पहनने बिछाने के कपड़े प्रेस किए जाते हैं। इस काम के लिए सिख रेजिमेंट के 5 जवान तैनात किए गए हैं। यही नहीं, रोज सुबह और रात की पहली थाली जसवंत की प्रतिमा के सामने परोसी जाती है। बताया जाता है कि सुबह सुबह जब चादर और अन्य कपड़े को देखा जाए तो उनमें सिलवटें नजर आती है। वहीं पॉलिश के बावजूद जूते बदरंग हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि उन्होंने किसी ने उनको पहना हुआ है। और आज भी मिलते हैं उनको प्रमोशन और छुट्टियां। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। पहले वो नायक बने, फिर कैप्टन, और अब वह मेजर जनरल के पद पर पहुंच चुके हैं। उनके परिवार वालों को पूरी सैलरी पहुंचाई जाती है। घर में शादी हो या कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, जब भी कोई ऐसा अवसर होता है तो परिवार वालों को जब ज़रूरत होती है तब उनकी तरफ से छुट्टी की एप्लीकेशन दी जाती है। मंजूरी मिलते ही सेना का एक जवान उनकी तस्वीर को पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनके उत्तराखंड के पुश्तैनी गांव ले जाते हैं। वहीं जब छुट्टी समाप्त हो जाती है तो उस तस्वीर को ससम्मान वापस उसी स्थान पर ले जाया जाता है। और ये पहले ऐसे देश के सिपाही रहे हैं जिन्होंने मेजर जनरल के पद तक पहुँचे हैं। और दूसरी बात, वो एक ऐसे भारतीय सैनिक रहे हैं जिन्होंने शहीद होने के बाद भी जिनको प्रमोशन मिला है। और देखिए कितनी बड़ी बात है
अगर इंसान के दिल में जोश और जज्बा हो तो वो कुछ भी कर सकता है। अकेला बंदा 300 बंदों पर भारी पड़ा। चीनी सैनिक सोच में पड़ गए कि ये बंदा है कौन। आप सोचिए, बंदे के दिमाग कितना तगड़ा था, कितनी उसकी कैपेबिलिटी थी सोचने की। यही चीज़ को देखने के लिए चीनी सैनिक उनका सर ले गए थे और उन्होंने उस पर रिसर्च किया। फिर उसके बाद उन्होंने चीन की एक प्रतिमा बनाकर भारत को भेंट की। दोस्तों, अपने जीवन में हमेशा अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो आप अपना 100% एफर्ट दीजिए, क्योंकि जब आप 100% एफर्ट देंगे तभी आप लोग कामयाब होंगे। आज का टाइम ऐसा है कि आप जितना ऊपर उठना चाहे हो ना, उतना ही लोग आपके पैर पकड़ के खींचेंगे, क्योंकि कोई ये नहीं चाहता कि आप तरक्की करो। एक कहावत है कि आप कितनी तरक्की करो। लोग सोचते हैं आप तरक्की करो लेकिन हमसे ज़्यादा मत करो, हमारे हमेशा नीचे दब के रहो। तो दोस्तों, पढ़ाई कर रहे हो, स्पोर्ट्समैन हो, जॉब की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ में हो, अपने एफर्ट्स दो, क्योंकि आज जो आप वक्त दोगे अपने आप को, वही आपकी लाइफ को आने वाले सालों में आपको एक अच्छा मुकाम हासिल कर लोगे तो ज़िंदगी बहुत अच्छी बीतेगी। माँ बाप के भी सपने आपके साथ जुड़े होते हैं। ये नहीं है कि आपके ही सपने हैं, आपके माँ बाप भी आप में अपने आप को देखते हैं। जो चीज़ वो नहीं कर पाए वो देखते हैं कि हमारे बच्चे कर पाएँ। जो फैसिलिटीज़ उनको नहीं मिली वो आपको देने की कोशिश करते हैं, और ये 100% सच है दोस्तों। आप लोगों को शायद ये चीज़ फील ना हो, बट जब टाइम बीत जाता है तब आप लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ होगी। तो लेकिन टाइम क्यों बीतने देना, आज ही मेहनत करो, आज ही लड़ो, टाइम से उठो। सबसे पहली चीज़, जो बंदा टाइम से उठेगा वो अपने आप को एनर्जेटिक फील करेगा, और टाइम से उठने वाला बंदा, और क्योंकि जो टाइम की कदर करेगा वही टाइम उसकी भी कदर करेगा। एक कहावत है कि इस दुनिया की हर किताब नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन जमाना वो अध्यापक है जो हर चीज़ पढ़ा देता है। इसलिए लाइफ में ना अपने आप को बिल्कुल मोटिवेट रखिए, अपने आप पॉजिटिव रखिए अपने आप को, और हमेशा पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी जनरेट पॉजिटिव एनवायरनमेंट। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।